हेलो एवरीवन। जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करने जा रहे हैं वो है क्लास 6 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 2। मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 डिस्क्राइब करता है कि लाइंस एंड एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, जो इस चैप्टर का कंटेंट है, ठीक है, वो क्या है? पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, एंगल, एंगल साइज, कंपेयरिंग एंगल बाय सुपर इम्पोजिशन एंड स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स। ओके, तो हम इन पॉइंट्स को इस चैप्टर में स्टडी करेंगे और इन पॉइंट्स को मिलाकर ही ये चैप्टर बना है। यानी कि इन पॉइंट को अगर आपने स्टडी कर लिया तो आपका चैप्टर 2 कंप्लीटली कवर हो जाएगा। आपको इधर उधर से कुछ भी स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, चलते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक पे, पॉइंट। तो बच्चों, पॉइंट क्या होता है? ठीक है, सपोज करो कि हम कोई भी पेपर पे सिंपल सा अपने पेन के टिप से सिर्फ टच कर देते हैं। जैसा कि मान लीजिए ये हमारा पेन का पेपर है, ये हमारा पेपर है, करेक्ट। अब इससे हम पेन पे हम कोई भी एक टिप कर देते हैं। मान लो टिप हमने यहाँ कर दिया, सेकंड टिप हमने यहाँ कर दिया, तीसरा टिप हमने यहाँ कर दिया, चौथा हमने यहाँ कर दिया, पांचवा हमने यहाँ कर दिया। तो बेसिकली ये जो हमने बनाया हुआ शेप है इसको बोलते हैं हम पॉइंट। पॉइंट में बच्चों ना तो लेंथ होती है, ना ही विड्थ होती है, ना ही हाइट होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अब जैसा कि डेफिनेशन जो लिखी हुई है मेरी स्क्रीन पे, अ पॉइंट डिटरमाइंस अ प्रिसाइज लोकेशन बट इट हैज नो लेंथ, नो विड्थ और नो हाइट। कि पॉइंट किसी भी चीज की प्रिसाइज लोकेशन को डिसाइड करता है या प्रिसाइज लोकेशन को बताता है, जिसके पास ना तो लेंथ होती है, ना ही विड्थ होती है, ना ही हाइट होती है। ठीक है, अगर मान लो इस जो हमारा पेपर है इसमें से पूछा जाए कि चारों कोने कहां पर है, ठीक है, तो हमने एक पॉइंट के माध्यम से चारों कोनों बताए। फर्स्ट कोना हमारा ये है, सेकंड कोना हमारा ये है, थर्ड कोना हमारा ये है, फोर्थ कोना हमारा ये है, और इसकी सेंटर लाइन मान लो, सेंटर लाइन हमारा ये यहाँ पे इसका सेंटर है, करेक्ट। तो यानी पॉइंट एक प्रिसाइज लोकेशन को बताता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल की बात करूं कि अगर पॉइंट का एक सबसे अच्छा एग्जांपल हमें मिल जाए, ठीक है, तो जैसा कि हम लोग रात को बेटा स्काई की तरफ देखते हैं, ठीक है, स्काई में स्टार्स होते हैं, मून होता है। जब हम दूर से स्टार्स को देख रहे हैं तो वो भी हमें पॉइंट की तरह दिखते हैं। ठीक है, इन एक्चुअल फैक्ट में स्टार्स बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर हम दूर से देख रहे हैं, अगर मान लो हम उसको अपनी छत से देख रहे हैं तो वो हमें पॉइंट की तरह दिखता है। तो वो भी सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा पॉइंट का, जैसा कि इस इमेज में दर्शाया गया। मैं आपको इमेज दिखाता हूं, ठीक है, ये इमेज आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें जो बच्चों आपको छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे बच्चों हम अगर दूर से देखें तो ये सब कुछ, जैसे ये पॉइंट हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये सारे जो बच्चों हैं ये हमारे पॉइंट है, करेक्ट। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ कि पॉइंट क्या होता है। यानी कि हम अपनी पेन की टिप से एक छोटा सा डॉट बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंट, करेक्ट। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। और पॉइंट का यूज आगे आने वाले हर एक टॉपिक में यूज होगा, करेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन, यानी कि लाइन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग रेखा। ओके, रेखा किसी लड़की का नाम नहीं है, रेखा जनरल शब्द में एक लाइन होता है, लाइन को हिंदी में रेखा बोलते हैं। ठीक है, लाइन की डेफिनेशन जो लिखी हुई है मेरी स्क्रीन पे वो क्या है? अ स्ट्रेट पाथ दैट इज कनेक्टिंग टू पॉइंट्स। ओके, यानी कि एक सीधी रेखा जो दो पॉइंट को कनेक्ट करती है उसको हम लाइन कहते हैं। यानी कि अगर मान लो कि हम यहां पे दो पॉइंट अपने बना देते हैं, करेक्ट। एक पॉइंट हमने ले लिया ए, इसको हमने बोल दिया ए, यहां पे इसको ले लिया बी, करेक्ट। अब इन दोनों को जोड़ दो, करेक्ट। तो ये जो बनी, ये हमारी बनी लाइन, इसको हम बोलेंगे यहां से यहां तक लाइन, करेक्ट। यानी कि दो पॉइंट को जोड़ने वाले स्ट्रेट पाथ को हम लाइन कहते हैं।
यहां पे जो ध्यान देने वाली बात क्या है, ये बोला गया है यहां पे कि स्ट्रेट लाइन, यानी कि लाइन में हमेशा स्ट्रेट पाथ ही होगा, जिगजैग पाथ या टेढ़ा मेढ़ा पाथ नहीं होगा। जैसे अगर मान लो हम इसको एक इस तरह का एक सेगमेंट बनाते हैं, तो क्या ये बच्चों लाइन होगा? ये लाइन नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ में नहीं है, तो ये लाइन नहीं होगा। लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, यानी कि सीधी होती है बिल्कुल। ओके, तो मैं समझता हूं कि लाइन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा लाइन क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अपना है लाइन सेगमेंट, यानी कि रेखाखंड। यानी कि लाइन को हम खंड में डिवाइड कर दें या लाइन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें, तो उसको बोलेंगे हम रेखाखंड। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो उसकी डेफिनेशन, कि अ पोर्शन ऑफ लाइन इन अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यानी कि एक छोटी लाइन हो या बड़ी लाइन हो, उसका कोई भी पोर्शन, यानी पोर्शन का मतलब उसका कोई भी भाग लाइन सेगमेंट कहलाता है। जैसे हमने एक लाइन बनाई यहां से यहां से, ओके, इसको हमने दिया ए पॉइंट, इसको हमने दिया बी पॉइंट, अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ठीक है। यानी कि ये बोल रहा है कि पोर्शन ऑफ लाइन, यानी कि इस लाइन का कोई भी पोर्शन, ठीक है, तो हम इसको पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज हमने इसको यहां से डिवाइड कर दिया, एक डिवाइडेशन हमने यहां कर दिया, एक यहां कर दिया, ठीक है। इसको हमने दे दिया सी और इसको हमने दे दिया डी। तो ये जो बच्चों पॉइंट है, यानी कि ए से लेके बी तक, ठीक है, ए से लेके सी तक, ये भी एक लाइन सेगमेंट हुआ। सी से लेके डी तक ये भी एक लाइन सेगमेंट हुआ, और डी से लेके बी तक ये भी एक लाइन सेगमेंट हुआ। यानी कि एक लाइन है ए बी, ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लाइन है ए बी, उसके लाइन सेगमेंट क्या होंगे? लाइन सेगमेंट है इसके ए सी, सी डी, डी बी, हम इसको बोल सकते हैं ए डी बी, ओके, और सी बी बी। यानी कि ये इसके सेक्शन जो है वो इसके लाइन सेगमेंट हो जाएंगे। सिंपल सा आपको याद रखने की जरूरत है, अगर हम लाइन को बीच से काट दें, डिवाइड कर दें, तो जो पोर्शन बचेगा वो कहलाएगा लाइन सेगमेंट। ओके, सपोज इस लाइन को हम बीच से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये जो पोर्शन बचा, एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, करेक्ट। तो मैं समझता हूं लाइन सेगमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अपना रे, यानी कि किरण। रे क्या होती है, किरण क्या होती है बच्चों? जैसे कि अब आप जानते ही हो, जब मॉर्निंग में सूरज अराइज होता है, जब सूरज उगता है, तो वो अपनी किरणों को पृथ्वी तक भेजता है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहां पे एक सूरज बनाते हैं, ये है हमारा सूरज, ठीक है, जो क्या कर रहा है, अपनी किरणों को पृथ्वी तक भेज रहा है। ओके, ये है हमारा सन, ठीक है। अब ये अपनी किरणों को पृथ्वी तक भेज रहा है, ठीक है। तो ये जो इनका सेक्शन होता है, ये जो इसका पाथ होता है कंप्लीट, ठीक है, ये वाला पाथ, यही बच्चों होता है रे। इसको हम बोलते हैं रे। और रे हमेशा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। रे कभी भी इस तरीके से ट्रेवल नहीं करेगी, ठीक है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं क्या होता है। डेफिनेशन इसकी क्या लिखी हुई है? रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ओके, कॉल्ड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, एंड गोस एंडलेस इन अ डायरेक्शन, यानी कि इन अ डायरेक्शन, यानी कि रे
लाइन का वो पोर्शन होता है जो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और वो एंडलेस एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। जैसा कि आप देख सकते हो बच्चों, ये जो सन से हमारी जो किरणें निकल रही हैं, ये हमेशा एक डायरेक्शन में अभी यहां से लेके यहां तक ट्रेवल कर रही हैं, करेक्ट। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट देखो ये है, ये इन सबका स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, और ये एंडलेस डायरेक्शन में ट्रेवर्स करती जाती है। तो समझे आप, रे किसको बोलते हैं? सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लो कि हमारे पास एक टॉर्च है, ओके। यहाँ पे इसका स्विच है ऑन ऑफ का, ठीक। जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये क्या करती है? ये अपनी रेस को एक डायरेक्शन में ट्रेवर्स करा के रोशनी देती है, करेक्ट। हमेशा आप देखोगे ये जो रेस निकल रही है यहां इस टॉर्च में जो बल्ब लगा होता है, करेक्ट, इस बल्ब से निकलती हैं। तो ये जो बल्ब है ना, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक। और ये एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, यानी कि अभी ये इस डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रही है, करेक्ट। और यानी कि अगर ये इस डायरेक्शन में कर रही है तो एक लाइन बना के ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो वही यहां पे दिया हुआ है कि रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन दैट स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड अ स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एंड गोस ऑन एंडलेस इन अ वन डायरेक्शन, करेक्ट। इसी को बच्चों हम कहते हैं रे। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको बस समझ लेना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में हमारी कुछ एक्टिविटीज हैं, जिन एक्टिविटीज को हमें करना है, ठीक है। वन बाय वन जाते हैं, कितनी एक्टिविटीज में 4 से 5 एक्टिविटी दी होंगी, तो उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं, ओके। अब पहला है क्वेश्चन नंबर 1। आर्यन मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉ दैट पासिस थ्रू द पॉइंट? यानी कि आर्यन ने एक पीस ऑफ पेपर पे एक पॉइंट बनाया है, ठीक है। अब वहां से कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको। मान लो कि आर्यन ने ये पॉइंट बनाया, ठीक है, ये पॉइंट बनाया आर्यन। अब यहां से कितनी निकल सकती है? एक इधर निकल सकती है, एक इधर निकल सकती है, इधर निकल सकती है, इधर निकल सकती है, इधर निकल सकती है, ये भी निकल सकती है, ये भी निकल सकती है, ठीक है। तो यानी कि हम यहां से इनफाइनाइट लाइन निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो इसका जो बच्चों आंसर होगा वो होगा इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट लाइंस, करेक्ट। आते हैं सेकंड पॉइंट पे। शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। हाउ मेनी डिफरेंट लाइन कैन बी कैन शी ड्रॉ दैट पासिस थ्रू द बोथ द पॉइंट, ओके। मान लो कि शीतल ने 2 पॉइंट एक पीस ऑफ पेपर पे बनाए हैं, एक बनाया है ये और दूसरा बनाया है ये। अब ऐसी कितनी लाइन यहां से ड्रॉ कर सकते हैं जो इन दोनों पॉइंट को टच करके जाए, ठीक है। तो पहली लाइन अगर हम बनाते हैं सपोज यहां से, करेक्ट, एक लाइन बन गई। लेकिन हमारा पॉइंट जो है यहां पर है, एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है, करेक्ट। अब यहां से और कितनी लाइन बन सकती है? अगर देखा जाए, अगर मान लो कि यहां से हम एक लाइन बनाते हैं तो ये तो सिर्फ इस पॉइंट को ही टच करेगी, इसको टच नहीं करेगी, करेक्ट। तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ, इसको रिमूव कर देते हैं। तो यानी कि इन दोनों लाइन से टच करके सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है, और कोई तरीका नहीं है दूसरी लाइन बनाने का। क्योंकि अगर हम मान लो यहां से एक लाइन बनाते हैं, करेक्ट, तो ये वाली लाइन जो है इसको टच करके गई है, तो इसको टच नहीं किया है इसने,
और अगर मान लो यहां से हम लाइन बना देते हैं तो इसने इसको टच किया, नीचे टच नहीं किया। तो बेसिकली क्या है कि हम दो पॉइंट से टच करके सिर्फ एक सिंगल लाइन बना सकते हैं। ओके, वन लाइन, आंसर इसका होगा वन लाइन, करेक्ट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है नेम द लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन सेगमेंट को आप नाम दो, इसको इंडिकेट करो पॉइंट के थ्रू। ठीक है, तो ठीक है, आते हैं इस पॉइंट पे। अगर हम देखते हैं इसका ये पॉइंट, इसको हमने दे दिया ए, इसको दे दिया हमने बी, इसको दे दिया हमने सी, इसको दे दिया हमने डी, इस पॉइंट को दे दिया हमने ई, और इस पॉइंट को दे दिया हमने। यानी कि इसमें कितने सेगमेंट बने, यानी कि पहला बना ए बी, दूसरा बना हमारा बी सी, तीसरा बना हमारा सी डी, चौथा बना हमारा डी एफ, पांचवा बना हमारा एफ ई, करेक्ट। तो ये हमारे लाइन सेगमेंट बन गए, हमने इनको नाम दे दिया। नाम, नेम द लाइन सेगमेंट का मतलब ये था इनके पॉइंट्स को आप नाम दो। लाइन हमेशा दो पॉइंट से मिलके बनती है, तो एक लाइन में हमेशा दो पॉइंट रहेंगे। ठीक है, तो उनका लाइन सेगमेंट हमने नाम दे दिया है, तो ये इनके लाइन सेगमेंट के नाम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम द रे शोन इन अ फिगर। ओके, फिगर ये दिया हुआ है, इज टी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस रे। ओके, हाँ करेक्ट है। देखो नाम, अगर पहले तो हम नाम देते हैं इनका, इसका नाम तो ऑलरेडी टी है, तो इसका नाम देने की जरूरत नहीं है। इसका नाम दे देते हैं ए, और इसका नाम दे देते हैं बी, करेक्ट। नेम हमने दे दिया। दूसरी चीज क्या पूछी है, टी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच दिस रे, यस करेक्ट है। टी दोनों का स्टार्टिंग रे है, क्योंकि ये दोनों रो यहां से ही बनना स्टार्ट हुई है, करेक्ट। तो टी इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट का नाम है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए रफ फिगर, राइट लेवल्स टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला पॉइंट क्या दिया है इसमें, ओपी एन ओ क्यू मीट एट ओ। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक ओ बनाते हैं पॉइंट। ठीक है, यहां से एक लाइन है ओपी, और यहां से एक लाइन है, यानी इसको हम ओ करेंगे, तो यहां से एक लाइन होगी ओपी, और यहां से ही एक लाइन हो जाएगी ओ क्यू, करेक्ट। पहला पॉइंट सेटिस्फाइड। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, एक्स एन बाई पी एन क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। इंटरसेक्ट का मतलब है लाइन एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, काटने का मतलब इस तरीके से काटती हैं, करेक्ट है। अभी पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया है, एक्स बाई एन पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, पॉइंट एम। ओके, अगर मान लो हमने एक लाइन बनाई, इसको हम कर देते हैं एक्स बाई, यहां एक्स, यहां बाई, एक लाइन और बनाई पी क्यू जो कि एम पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, एक लाइन और बना दी हमने, इसको दे दिया हमने पी, इसको दे दिया हमने क्यू, और ये इंटरसेक्ट कहां कर रही है, यहां पे, यानी इसको दे देंगे हम पॉइंट एम, करेक्ट। ये हमारा फिगर बन गया। थर्ड पॉइंट क्या है, पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन ओ ए बी। ठीक है, यानी कि पॉइंट पी जो है वो लाइन नंबर ए ओ बी पे लाई करता है, यानी कि लाइन ए ओ ए बी पर है, करेक्ट। तो लाइन ए ओ बी क्या होगी पहले तो बताते हैं। ठीक है, एक लाइन बनाओ, यहां पे दे दो इसका पॉइंट ओ, यहां पे दे दो इसका बी, और यहां पे कहीं दे दो पॉइंट ए। ठीक है, अब बात आती है कि पॉइंट पी
लाइस ऑन ओ ए बी, यानी इस पे लाई करता है कहीं पे भी पॉइंट, तो कहीं पे भी दे दो, यहां पे हम बना देते हैं पी पॉइंट को, यहां पे लाई करता है तो ये बन गया। ठीक है, हम चाहते तो इसको यहां पे भी बना देते। ठीक है, तो यानी उस पॉइंट पे वो लाई कर रहा है, यही इसका मतलब था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल। एंगल को हिंदी में बोलते हैं कोण। ठीक है, एंगल क्या होता है, जैसा कि मेरी स्क्रीन पे आपको डेफिनेशन दिख रही है, एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू लाइंस हैविंग अ स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन, यानी कि एंगल दो लाइन के द्वारा बनाया जाता है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होता है। ओके, यानी कि हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। एक पहले हम स्टार्टिंग कॉमन पॉइंट लेते हैं, हमने मान लो कॉमन पॉइंट ले लिया ये, इसको हमने बोल दिया P। ठीक है, अब एंगल हमेशा दो लाइन से बनता है, तो हम दो लाइन बनाएंगे इससे, एक लाइन बनाएंगे ये, इसको हम दे देंगे Q, और एक लाइन यहां से बनाएंगे, इसको हम दे देंगे R। ठीक है, तो इन लाइंस के बीच में जो एंगल बना, यानी कौन सा एंगल बना, इन लाइंस के बीच में जो एंगल बना है वो एंगल बना ये, यानी कि ये एंगल। ठीक है, इसको अभी के लिए बोल देते हैं थीटा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल, यानी कि कोण। यानी कि जब दो लाइन विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट कोई एंगल बनाती हैं उसको हम कहते हैं कोण। ठीक है, ओके, ये आपको समझ में आ गया कि एंगल क्या होता है और कैसे हम इसको बनाते हैं। करेक्ट। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, इसी में एक पॉइंट आता है बच्चों हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल यानी कि निकटवर्ती एंगल, जो एंगल पास पास होते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ओके, सपोज हम एक दो लाइन बनाते हैं, एक मान लो लाइन हमने बनाई ऐसे और एक लाइन बनाएंगे हम ऐसे। करेक्ट, अब यहां से एक तीसरा हम एक लाइन बना देते हैं। करेक्ट, तो ये दो एंगल होंगे, एक एंगल ये और एंगल ये, ए और बी। ए और बी यानी कि एक दूसरे के आसपास हैं, तो इनको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। करेक्ट, वो एंगल जो एक दूसरे के आसपास होते हैं और जिनमें एक लाइन कॉमन होती है उनको हम एडजेसेंट लाइन बोलते हैं। इसमें जो अगर हम इसको नेमिंग कन्वेंशन से इसके नाम दे दें, जैसे मान लो इसको देते हैं पी क्यू आर और इसको दे देते हैं हम टी, तो आप देखोगे पी एंगल यानी कि पी क्यू और टी। ठीक है, एक एंगल ये हो गया, दूसरा है टी क्यू और आर, एक एंगल ये है। इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है बच्चों, क्यू और टी, ये लाइन कॉमन है, क्योंकि इससे भी एक एंगल बन रहा है, इससे भी एक एंगल बन रहा है, तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ओके बच्चों, एंगल को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे कि मान लो हमें बी एक एंगल को डिनोट करना है, तो कैसे डिनोट करेंगे, यहां पे एक साइन होता है इस तरीके का। ठीक है, यहां लिखेंगे पी बी, सॉरी, पी क्यू टी। दूसरा एंगल हम कैसे डिनोट करेंगे, इस तरीके से, यानी कि टी क्यू आर। ओके, आपको समझ में आया कि एंगल क्या होता है, क्या होता है और एंगल को हम कैसे डिनोट करते हैं। करेक्ट, अभी हमारा एक टाइप का एंगल इसमें और आता है जिसको हम बोलते हैं अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? सपोज करो कि हमारी दो लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, ऐसे और ऐसे। तो आप देखोगे, जैसे मान लो इसका हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और इसका ई। तो इसमें दो एंगल बचे, देखो एक तो बन रहा है ये, दूसरा बन रहा है ये। तो ये दोनों एंगल जो होंगे ये होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, करेक्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस समझता हूं कि आपको एक क्लियर हो गया होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होता है और एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है, ठीक है। एक बार रिकॉल करा देता हूं। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होता है जिसमें एक लाइन जो है, एक लाइन कॉमन होती है और वो आसपास होते हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल वो होते हैं जो आमने सामने होते हैं जब दो लाइन आपस में क्रॉस करती हैं, करेक्ट। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एंगल साइज। यानी कि अभी आपने देखा था कि जब हमने एंगल बनाया था, ठीक है, तो एंगल हमारा किस तरह बना? सपोज हमने इस तरीके से दो लाइनें खींची थी, यहां पे ये एंगल हमारा बना था। तो अब ये जो एंगल बना थीटा, बच्चों ये जो एंगल बना हमारा थीटा, अब इसका कोई मेजरमेंट तो होगा कि एंगल कितना कितना बड़ा एंगल है या कितना छोटा एंगल है, इसको क्या बोलेंगे? बच्चों एंगल को जो हम नापते हैं वो हमेशा डिग्री में नापते हैं। कैसे? जैसे 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, या 35 डिग्री एंगल, या 36 डिग्री एंगल, या 37 डिग्री एंगल, करेक्ट। अगर हम एंगल को आपको दिखाने के लिए एक इमेज यहां पे इंक्लूड करें, मैं कर लेता हूं इमेज को। जैसा कि बच्चों आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर, करेक्ट। इस प्रोटेक्टर में एंगल्स को डिनोट किया जाता है। जैसे 0 से स्टार्ट होता है ये, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे ये पॉइंट हमारा कितना है? 0 से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया? 180 तक गया इसमें, ठीक है। यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ, 180 तक गया, लेकिन ये हाफ सर्किल है। अगर ये फुल सर्किल होता तो ये 0 से स्टार्ट होता और 360 डिग्री तक जाता। यानी कि हमारे जो एंगल कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 डिग्री से स्टार्ट होके 360 डिग्री तक जाते हैं। लेकिन ये हाफ सर्किल है, हाफ सर्किल है तो इसको हमने हाफ दिखाया है। हाफ कितना हो जाएगा 360 का? 180 डिग्री, ओके। यानी 360 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। अभी ये जो साइज आप देख रहे हो यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये क्या है? ये आपके जो एंगल का साइज है उसका मेजरमेंट है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर हम कोई एंगल यहां पे बना देते हैं, इसके बेस लाइन से हम एक एंगल बना देते हैं। कहां तक बनाते हैं? हम ये बनाते हैं 30 तक, ओके। तो इस एंगल का जो साइज होगा, ये जो साइज होगा ये होगा 30। अगर मान लो इसी एंगल को हम यहां तक बना देते हैं 90 तक, तो इस पूरे एंगल का जो साइज होगा बच्चों वो होगा 90 डिग्री। और अगर मान लो हमने ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दी, तो ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अगर मान लो इस सर्किल को हमने कंप्लीट कर दिया, मतलब सर्किल को कंप्लीट करेंगे तो ऐसा नहीं बनेगा, हम अच्छे से उसको बनाते हैं, ठीक है। मान लो कि सर्किल को हम कंप्लीट कर देते हैं, ओके।
तो यानी कि 0 से स्टार्ट होके ये जब वापस यहां पे आएगा तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। करेक्ट। तो मेरे समझाने का बच्चों मतलब यह था कि एंगल साइज क्या होता है। ठीक है, अगर मान लो जैसे मैंने आपको बताया अभी 30, 90, 180, अगर कोई एक हम लाइन यहां पे ड्रॉ कर देते हैं 140 के सामने। करेक्ट। तो ये जो आपका एंगल बन जाएगा ये बन जाएगा 140 डिग्री का। ठीक है, तो वही होता है साइज। ठीक है, यानी कि हमेशा एंगल में क्या होता है, एक तो हमारी ये बेस लाइन हो गई। ठीक है, बेस लाइन कौन सी होगी बच्चों, यहां बताओ जरा। हमेशा देखो ये जो लाइन है हमारी ये हो गई हमारी बेस लाइन। करेक्ट। एक लाइन, और एंगल में हमेशा दो लाइन होती हैं, एक हो गई हमारी बेस लाइन, और जो दूसरी लाइन है जैसे मान लो ये है यहां से दूसरी लाइन, यानी कि दूसरी लाइन फर्स्ट लाइन से कितना एंगल बना रही है उसी को हम बोलते हैं एंगल साइज। यानी कि ये बना रही है हमारी 140 का एंगल, तो एंगल साइज क्या हो जाएगा 140। अगर मान लो ये 30 का यहां पे बना रही है तो एंगल साइज क्या हो जाएगा 30 डिग्री। यहां पे ये 90 बना रही है तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। करेक्ट। तो ये मतलब होता है बच्चों एंगल साइज का। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे वापस कि द साइज ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट द रोटेशन और turn that is needed the vertex to move the first ray apart from the second ray। यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन से कितनी दूर है, ठीक है, तो उसको ही उसका एंगल माना जाएगा। जैसे कि मान लो एक और लाइन हम ड्रॉ करते हैं, एक लाइन यहां पे बनाते हैं। ठीक है, अब इससे दूसरी लाइन कितनी दूर बन सकती है, जैसे मान लो मैं इसको यहां पे बना देता हूं। करेक्ट। तो इसने जो एंगल बनाया, अभी के लिए मान लेते हैं इसने थीटा एंगल बनाया, इसी को हम बोलेंगे एंगल साइज। करेक्ट। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम ये क्लियर है। करेक्ट। मैं समझता हूं अच्छी तरह से आप समझ में आ गया होगा ये। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड लेवल एन एंगल विद आर्म्स या लाइंस एस टी एंड एस आर। यानी कि दो लाइन दी हुई है एस टी और एस आर, इनके द्वारा हमें एक एंगल बनाना है। ठीक है, तो एंगल बनाने में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है कॉमन पॉइंट, जहां से ये दोनों लाइनें स्टार्ट होंगी। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, एस और आर, एस टी में और एस आर में एस कॉमन है, तो हमें कॉमन पॉइंट ले लेते हैं। यहां पे हमने ले लिया इसको एस। अब एस से एक लाइन गई है हमारी टी की तरफ और एक लाइन गई है हमारी आर की तरफ। ठीक है, तो ये जो एंगल बना यही इसमें पूछा गया है, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद द आर्म्स एस टी एंड एस आर। तो यानी कि यही इसकी रिक्वायरमेंट है, इसने यही एंगल को पूछा है बनाने के लिए। ठीक है, इसकी साइज की बात करें तो बाय डिफॉल्ट अभी हम इसको थीटा दे देते हैं, क्योंकि हमने इस एंगल साइज को मीजर नहीं किया है, तो थीटा हमने इसको दे दिया। ठीक है, इस एंगल को अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे बच्चों, एंगल मैंने बताया था हमेशा इस साइन के साथ में एंगल लिखते हैं टी एस आर। ये जो एस होता है हमेशा इसको बीच में लिखेंगे। करेक्ट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे आर एस टी। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग एंगल एंड सुपर इंपोजिशन मेथड। यानी कि एंगल को कंपेयर करना और एंगल को कंपेयर करना बाय सुपर इंपोजिशन मेथड। ओके, ये मेथड क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एंगल को कंपेयर कैसा करते हैं वो हम बताते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम एंगल बनाते हैं तो एक लाइन दूसरी लाइन से जितनी दूर होती है उतने का वहां पे एंगल बनता है। ठीक है, सपोज करते हैं कि हमारा एक पहला जो एंगल है वो ये है। ठीक,
दूसरा जो एंगल हमारा बना है वो ये बना है, तीसरा जो हमारा एंगल बना है वो ये बना है। एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल यहां पे बना है, इसको हम दे देते हैं नाम ए बी सी, इसको देते हैं पी क्यू आर, इसको देते हैं एस टी यू। कंपेयरिंग एंगल का बच्चों मतलब क्या है कि हम एंगल को कंपेयर करेंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक लाइन दूसरी लाइन से जितनी दूर होगी उतना ही बड़ा एंगल बनेगा, करेक्ट। यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन से जितना दूर होगी उतना ही एंगल बनेगा, उतना बड़ा एंगल बनेगा। यानी कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन से ज्यादा दूर है तो उतना बड़ा एंगल बनेगा, कम दूर है तो उतना कम एंगल बनेगा, ठीक है। जैसे कि यहां पे आप देखो इमेज नंबर 1 में, इमेज नंबर 1 2 3, करेक्ट। अभी आप देखोगे तो ये लाइन इससे यहां पे इतनी दूरी पे है जिसने यहां पे इसने एंगल बनाया। लेकिन आप यहां पे खुद भी देख सकते हो कि इमेज 1 के कंपैरिजन में ये 2 वाली जो इमेज है ये एंगल कम है, क्योंकि इस लाइन यानी Q और P की जो डिस्टेंस है QR से वो इमेज 1 से थोड़ा कम है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो एंगल है ये छोटा होगा और ये वाला एंगल जो है बड़ा होगा, यानी कि ये होगा लार्ज और ये होगा स्मॉल। अब आते हैं थर्ड इमेज में, ठीक है। थर्ड इमेज की ये वाली जो लाइन है इस लाइन से काफी दूर है और इन दोनों से भी दूर है। आप इमेज 1 और इमेज 2 में देखोगे तो इन दोनों से भी काफी दूर है, यानी कि तो ये वाला जो एंगल है सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट होगा। यानी कि टॉपिक का मतलब ही ये है कि एंगल को कंपेयर करना, और एंगल को हम कैसे कंपेयर करते हैं, एक लाइन दूसरी लाइन से जितनी दूर होती है उतना ही बड़ा एंगल बनता है। तो इमेज नंबर 3 में जो आप देख रहे हो यहां पर 3 में कि जो ये लाइन है ये वाली लाइन इस लाइन से सबसे दूर है, तो यानी सबसे बड़ा एंगल ये बनेगा। ये वाली लाइन इस वाली लाइन से सबसे कम दूर है तो ये सबसे छोटा एंगल बनेगा और ये एंगल जो है मीडियम रहेगा। तो अगर हम यहां पे पूछें, यहां पे हम लिखें कि एंगल एस टी यू यानी थर्ड इमेज वाला एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ए बी सी से, और ए बी सी इज ग्रेटर देन पी क्यू आर से। तो यानी कि बिल्कुल सही है, हमने कंपेयर कर लिया कि एंगल को हम कैसे करें, कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि सिंपल सा मेथड आप हमेशा अपने माइंड में रखो कि लाइंस जितनी दूर होंगी उतना ही बड़ा एंगल बनेगा, करेक्ट। अब आते हैं अपने दूसरे मेथड पे जिसको हम कहते हैं सुपर इंपोजिशन मेथड। सुपर इंपोजिशन मेथड का बच्चों मतलब क्या होता है, सुपर इंपोजिशन का मतलब ही बच्चों ये है कि हम एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर रखें और फिर नापें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ठीक है, अगर मान लो जैसे कि इमेज 1 2 3 में आपने एंगल देख ही लिए, अब इनको हम सुपर इंपोजिशन मेथड से अगर कंपेयर करते हैं तो कैसे होगा, ठीक है। तो हम बनाते हैं, पहला हम बनाते हैं इमेज नंबर 1, ठीक है। एक हमने ले लिया BC, ठीक है। यहां पे इसका एंगल था ये, इसको दे दिया हमने A, इसको B, इसको C। अगर आप बच्चों इमेज 2 को यानी कि इस वाली इमेज को अगर हम इसके ऊपर रख दें, ठीक है, इसको उठा के अगर हम यहां पे रख दें, करेक्ट, तो आप देख सकते हो जो हमारा ये एंगल है, करेक्ट, ये वाला एंगल इस एंगल से छोटा है,
करेक्ट बात है, वो सामने दिख रहा है कि वो छोटा है, ठीक है। अब इसी तरीके से इस इमेज को उठा के हम यहां पे फिर रख देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल सबसे बड़ा हो गया सुपर इम्पोजिशन में। तो अभी भी तो बात वही हो गई जो हमने पहले बताया था कि जो सबसे थर्ड वाला था सबसे बड़ा था, उससे छोटा फर्स्ट इमेज था, उससे छोटा सेकंड इमेज था, ठीक है। तो सुपर इम्पोजिशन का मतलब ही ये है कि एक एंगल को दूसरे के ऊपर रख के नापना, कि हम उसको कैसे नाप सकते हैं, ठीक है। दूसरे इमेज के थ्रू इसको समझते हैं। अब हमारे पास कुछ एंगल हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट एंगल, ठीक है। इसका पॉइंट ले लेते हैं बी, ठीक है। ये कुछ एंगल है। सेकंड लेते हैं, इसका भी एंगल है, इसका भी पॉइंट ले लेते हैं कोई भी, चलो इसको भी बी मान लेते हैं, ठीक है। सुपर इम्पोजिशन से हम कैसे चेक करेंगे? अब सुपर इम्पोजिशन से हमें ये बताना है, यानी कि एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर रख के चेक करना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो इस एंगल को हम इस पे रख देते हैं। तो ठीक है, आपने देख लिया कि ये जो एंगल था ये इस वाले एंगल से छोटा है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है यानी कि बी ए जो लाइन है बी सी से सबसे ज्यादा दूर है। तो यानी कि लाइन जितना दूर होगी उतना ही बड़ा हमारा एंगल बनेगा। सुपर इम्पोजिशन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक हम बनाते हैं इमेज अपनी इस तरीके से, ठीक है। एक इसको नाम दे देते हैं पी ओ क्यू, इसका कुछ एंगल बना होगा ये, ओके। दूसरी इमेज बना देते हैं, कैसे इसको इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इसको भी नाम दे देते हैं P, इसको देते हैं T, और ये पॉइंट कॉमन रखते हैं क्योंकि सुपर इम्पोजिशन में Q हमारा सेम पॉइंट पे आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने कॉमन रखा और इसको कर दिया हमने S, ठीक है। अब सुपर इम्पोजिशन से फिर से इसको हम मापेंगे, ठीक है। इसका एंगल को इसको हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब इस सुपर इम्पोजिशन में हम इसको उठा के यहां रख देते हैं, करेक्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल से छोटा है। तो हमें पता चल गया कि एंगल को कैसे हमें मीजर करना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। एक तो सुपर इम्पोजिशन मेथड है, दूसरा मेथड यह है कि दोनों लाइंस यानी कि एंगल में हमेशा दो लाइन होती हैं, लाइन जितनी दूर होंगी उतना ही बड़ा एंगल बनेगा, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अभी बच्चों यहां पे एक एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच केस, ठीक है, इन ईच केस लेबल एंड डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको एंगल को लेबल कर देते हैं, जैसे यहां पे दे देते हैं इसको ए, इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी, इसको दे देते हैं डी, इसको दे देते हैं ई, ठीक है। अब यहां पे बच्चों तीन एंगल बने। कौन कौन से एंगल बने? एक हमारा बना ये, करेक्ट। दूसरा कौन सा बना? दूसरा हमारा एंगल बना ये, ठीक है। और तीसरा कौन सा बना? तीसरा हमारा एंगल बना ये, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो लाइन एक दूसरे लाइन से जितनी दूर होंगी उतना ही बड़ा एंगल बनेगा, करेक्ट। अगर हम मान लो इस एंगल की बात करते हैं, एंगल नंबर डी बी सी, करेक्ट। तो ये सबसे ज्यादा पास है, तो यानी कि सबसे ज्यादा पास है तो सबसे छोटा एंगल ये बनेगा।
ये ई वाली लाइन इन दोनों से बीच में है, यानी कि जो जो बीच का एंगल होगा वो मीडियम होगा, ठीक है। और ए वाली जो लाइन है, ए बी वाली, ये सबसे दूर है, तो ये वाला एंगल सबसे बड़ा बनेगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख देंगे कि एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ई बी सी इज ग्रेटर देन एंगल डी बी सी। करेक्ट। तो बड़ा क्यों है, उसमें पूछा है ग्रेटर कौन सा है और बड़ा क्यों है। तो क्यों का सबसे सिंपल आंसर यही है कि जो लाइंस जितनी दूर हैं उतना ही बड़ा एंगल होगा, और उसी से हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, हमारे पास 7 स्पेशल टाइप ऑफ एंगल होते हैं। पहला एंगल है हमारा जीरो एंगल, दूसरा है स्ट्रेट एंगल, तीसरा है राइट एंगल, चौथा है एक्यूट एंगल, पांचवा है एब्ट्यूस एंगल, छठा है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, सातवां है आपका कंप्लीट एंगल। ओके, अगर बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहले कि जीरो एंगल क्या होता है। जीरो एंगल, एंगल कैसे बनता है बच्चों। एंगल दो लाइन को मिलाकर एंगल बनता है, यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन से जितनी दूर होती है उतना ही एंगल बनेगा। अगर मान लो कि एक लाइन दूसरी लाइन से दूर ही नहीं है तो क्या बनेगा फिर। सपोज एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर कोई मान लो कि हमारी लाइन है ए, ठीक है, यहां पे एक लाइन है, यहां पे हमारा पॉइंट है ओ। अब हम दूसरी लाइन बनाते हैं, दूसरी लाइन मान लो यहां बना दी हमने, इसको ए कर दिया, इसको बी कर दिया। अभी ये लाइन ए और ओ ये कुछ डिस्टेंस पे है ओ बी से। करेक्ट। अगर मान लो कि इस लाइन की डिस्टेंस कुछ होती ही नहीं, फिर क्या होता। मान लो ये लाइन बिल्कुल सीधी इसी लाइन पर होती, तो बच्चों इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम जीरो एंगल। करेक्ट। यानी कि दो लाइनें एक दूसरे से बिल्कुल भी दूर नहीं है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, तो वहां बनता है जीरो एंगल। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो एंगल क्या होता है। यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप जब कर रही होती हैं तो वहां बनता है जीरो एंगल। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंगल, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है बच्चों की, जब हम कोई एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, एक लाइन है ये, ठीक है, इसमें हम एक और लाइन जोड़ेंगे क्योंकि एंगल बनाने के लिए हमारे पास एक लाइन और जुड़ती है। तो इसका कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट ये है ओ। ठीक है, अब इसमें हम एक लाइन और जोड़ेंगे, वो लाइन हम जोड़ेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब दो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और जो जोड़ने वाला पॉइंट होता है, यानी कि ये इसका जो कॉमन पॉइंट है दोनों का जोड़ने वाला कॉमन पॉइंट, यहां पे जो एंगल बनता है वो बनता है, वो कहलाता है आपका स्ट्रेट एंगल। करेक्ट। और ये एंगल हमेशा से 180 डिग्री का होता है, क्योंकि लाइन पर, कोई स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे जो एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। ये आप ध्यान रखना, स्ट्रेट एंगल क्या होता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट एंगल, राइट एंगल। ठीक, राइट एंगल को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि राइट को मान लो 90 डिग्री। ठीक है, राइट को 90 डिग्री मानोगे और 90 डिग्री पे जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। अगर मान लो 90 डिग्री पे हमें कोई एंगल बनाना है तो कैसे बनाएंगे।
ठीक है। अब मान लो कि ये हमारा प्रोटेक्टर है, अब हमें 90 डिग्री पे एंगल बनाना है, करेक्ट। मान लो कि हमारा एक लाइन ये है, एक लाइन बन गई हमारी ये, और दूसरी लाइन यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, यहां पे 90 डिग्री, समझे आप लोग। तो यानी कि ए ओ बी, यानी कि जब दो लाइन मिलके कोई एंगल 90 डिग्री का बनाती हैं तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल, करेक्ट। दो लाइन आपस में मिलके जब 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, ठीक है। ये होता है बच्चों राइट एंगल, करेक्ट है। समझ में आ गया होगा आपको कि राइट एंगल क्या होता है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्यूट एंगल, ठीक है, यानी कि एक्यूट एंगल। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों, कैसे याद करो, इसको इस तरीके से याद कर लो आप लोग। करने का सबसे अच्छा तरीका है इसको, इसको याद कर लो लेस देन 90, मतलब है वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। जैसे अगर मान लो कोई हमारा एंगल है 90 डिग्री का ये, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनाई हमने, एक यहां से एक लाइन बनाई, करेक्ट है। ये एंगल जो हमारा बन रहा है ये बन रहा है 90 डिग्री का। अब इससे कोई छोटा अगर एंगल है, अगर मान लो इसके बीच में से कोई हम एक एंगल बना दें, यहां से एक एंगल बना दें, ठीक है, तो ये या तो ये एंगल बना और एक ये एंगल बना, तो जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, ओके, क्लियर है। किसी भी टाइप का इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है, करेक्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ऑब्ट्यूस एंगल। बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इस तरीके से याद कर लो आप लोग कि ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन राइट एंगल, राइट एंगल एंड लेस देन स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? यानी कि 180 डिग्री का होता है। यानी कि वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। अगर मान लो हम इसको बना के देखते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और यहां पे ये हमारा 180 डिग्री का एंगल है, करेक्ट। यानी कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है और ये जो कंप्लीट एंगल है ये 180 डिग्री है, ठीक है। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल होता है जो राइट एंगल से बड़ा हो यानी कि 90 डिग्री से बड़ा हो और स्ट्रेट लाइन से छोटा हो यानी कि 180 डिग्री से छोटा हो। तो अगर कोई एंगल हम यहां से अगर इस तरीके से बना दे जो 90 से बड़ा हो, 90 से जब बड़ा होगा तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो ये जो एंगल बनेगा यहां से लेके यहां तक ये कहलाएगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। सिर्फ आपको इसमें एक चीज याद रखनी है कि वो एंगल जो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, करेक्ट, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंगल, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? बच्चों इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है
कि रिफ्लेक्स एंगल स्ट्रेट एंगल से बड़ा होता है और होल एंगल या कंप्लीट एंगल से छोटा होता है। यानी कि अगर याद हमें अगर इसको करना है रिफ्लेक्स एंगल को तो कैसे करेंगे, यानी कि ये जो होता है ये हमारा स्ट्रेट जो एंगल होता है ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल एंड लेस देन कंप्लीट एंगल ठीक है। यानी कि वो एंगल जो स्ट्रेट एंगल से बड़ा है और कंप्लीट एंगल से छोटा है उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल हमारा क्या होता है, स्ट्रेट एंगल हमेशा होता है हमारा 180 डिग्री का, करेक्ट। और कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है हमारा 360 डिग्री का। अब ये बोल रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल के लिए रिफ्लेक्स एंगल स्ट्रेट एंगल से बड़ा होता है यानी कि 180 से बड़ा होगा और कंप्लीट एंगल से छोटा होगा यानी कि 360 से छोटा होगा। तो अगर हम ये बनाते हैं, सपोज हम एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। अगर कोई लाइन है जैसे मान लो यहाँ पे हमने इसको बनाया तो यहाँ पे कितने का बना, ये 90 डिग्री का बनता है, करेक्ट। सब जानते हो 90 डिग्री का ही होता है ये। और ये कंप्लीट जो होता है यहाँ पे पॉइंट पे ये होता है 180 डिग्री का। अब कोई एंगल जो है वो इससे तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और 360 क्या होता है, 360 यानी अगर हम इस एंगल को कंप्लीटली बना दें, यानी ये एंगल जो है यहां से यहां जोड़ दें तो यहां से लेके यहां तक का जो एंगल होगा वो 360 होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 180 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 360 से छोटा होना चाहिए, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो यानी कि जब हम कोई एंगल बनाएंगे तो वो एंगल कैसे बनाएंगे, 180 से ज्यादा, यानी कि इस लाइन से आगे, इस लाइन से आगे अगर हम ऐसे बना दें तो ये भी हमारा होगा रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि इसका जो एंगल बनेगा यहां से लेके यहां तक का, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, करेक्ट। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना, आंसर दूंगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लीट एंगल, ठीक है। कंप्लीट एंगल को हमेशा याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है कंप्लीट एंगल मीनिंग 360 डिग्री या होल एंगल, ठीक है। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है 360 डिग्री और होल एंगल का मतलब होता है 360 डिग्री। यानी कि अगर हम इस एंगल को ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर मान लो कोई हमारी एक लाइन है, ठीक है। और 360 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, देखो यहां पे अगर हम यहां पे बात करें इसको तो ये बनेगा 180 डिग्री, यानी कि इस लाइन को हमने यहां पे जोड़ा तो ये बना हमारा 180 डिग्री का। अब प्रॉब्लम क्या है कि 360 डिग्री क्या होता है, ये पूरा यहां पे घूम के यहां आएगा तब ये बनेगा 360 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को मूव करके यहां पे लाना पड़ेगा, ठीक है। जब हम इस लाइन को मूव करके यहां पे लेके आएंगे तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, इस तरीके से, करेक्ट। तो फिर यहां से जो एंगल बनेगा कंप्लीट वो हो जाएगा 360 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट। इस लाइन में थोड़ा सा हल्का सा वेरिएशन होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे 360 डिग्री एंगल। ओके, कोई डाउट अगर आपको हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको आंसर करूंगा। आप मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, ओके।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।